Hello students, in this video we will be discussing about the chapter 3 of equity derivative module. The name of the chapter is forwards and future contract. First heading is forwards. तो forwards को हमने previous sessions में भी discuss किया था. I guess in chapter 1 में we have discussed about forwards and futures. तो forwards जो है OTC instruments का part होते हैं, यानी over the counter जो trade किए जाते हैं instruments, उसमें forward एक बहुत important instrument है. और होता क्या है, इसमें भी एक बायर होगा, एक सेलर होगा, और कोई भी कमोडिटी है, जैसे मान के चलिए पल्सेस हैं जिनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं. तो जो फार्मर है वो अपने पल्सेस का सौदा करना चाहता है, और वेयर जो मंडी का एक बायर है वो फार्मर से वो पल्सेस का सौदा खरीदना चाहता है. लेकिन मान के चलिएगा सोइंग सीजन को मिला के 3 महीने का एक पीरियड था. 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने किया. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि 3 महीने बाद फार्मर विल सेल द पल्सेस टू द बायर. 3 महीने के अंदर फार्मर बायर को पल्सेस देगा, लेकिन प्राइस हमने आज ही डिसाइड कर लिया. प्राइस विल बी डिसाइडेड टुडे. और कोई टोकन मनी नहीं है, ना इसमें डिलीवरी जाएगी ना इसमें टोकन मनी जाएगी. बस प्राइस मान के चलिएगा, आज हमने 2000 रुपीज़ का प्राइस एक फिक्स कर लिया. तो अब हमें 3 महीने बाद पल्सेस की डिलीवरी मिल जाएगी और बायर को 2000 रुपये 3 महीने बाद देने पड़ेंगे. तो ये फॉरवर्ड है, जो कि अक्रॉस द टेबल बैठ के कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब बोल के किया जाता है, कोई पेन पेपर का काम नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई रेगुलराइज फॉर्मेट नहीं है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड. तो यहाँ पे अगर कोई मिडल मैन नहीं है और कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती होंगी. लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स होते होंगे. तो ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं? लिक्विडिटी रिस्क सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है इसका. लिक्विडिटी रिस्क का क्या मतलब है कि आपको मान के चलिएगा कि जैसे आपने फार्मर से बाय किया, ये हो गया पर्सन 1. अब पर्सन 1 को अगर सेल करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट या आगे पर्सन 2 को, तो इसके लिए इसको लिक्विडिटी चाहिए. लिक्विडिटी माने कि मार्केट में इतनी डिमांड एंड सप्लाई होनी चाहिए कि लोगों का जो डिलीवरीज है या फिर लोगों को जो आगे पास ऑन करना है अपना प्रॉफिट या लॉस, वो आराम से कर सके. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी या फिर वॉल्यूम. तो मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज मार्केट नहीं है और आपस में आदमी फ़ोन पे सॉल्व कर लेता है, क्रॉस द टेबल बैठ के कर लेता है. तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहती है. तो पढ़ लेते हैं एक बारी. फॉरवर्ड्स आर नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अदर मार्केट पार्टिसिपेंट टू इजीली एक्सेस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स. वही कह रहा है कि अगर मान के चलिए आपको स्क्वायर ऑफ करना हो, या आपको आगे डिलीवरी किसी को देनी हो, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना चाह रहे हो, या अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक करना चाह रहे हो, तो वो आप इस केस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी और वॉल्यूम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अदर पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि एक रेगुलराइज मार्केट नहीं है. दूसरा ड्रॉबैक क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क. काउंटर पार्टी रिस्क क्या है? अगेन मैं वही बोलूंगा कि फार्मर ने डिलीवरी देनी थी, फार्मर विल गिव द डिलीवरी ऑफ पल्सेस, और जो पर्सन 1 है वो बदले में क्या देगा? ही विल पे फॉर द पल्सेस, जो हमने बोला था 2000 रुपीज़. तो यहाँ पे कोई गारंटी तो है नहीं, कोई गारंटर यहाँ पे है नहीं, कोई ब्रोकर यहाँ पे नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? कोई गारंटी नहीं है. तो ये भी तो हो सकता है कि 3 महीने बाद अगर 2000 की जगह मार्केट में प्राइस 2400 रुपये आ जाए, 2400 आ जाए, तो फार्मर डिलीवरी देने से मना कर दे. ऐसा हो सकता है. या फिर पर्सन 1 जो है वो 2000 रुपीज़ देने से मना कर दे. अगर मान के चलिए कि पल्सेस के प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स 1800 ही रह गए, जो मार्केट का प्राइस है, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 2000 रुपीज़ में, तो ये भी तो हो सकता है कि पर्सन 1 देने से मना कर दे. वो कहते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी जब 1800 का मिल रहा है तो मैं 2000 आपको क्यों पे करूँ. ठीक है. तो इसमें देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क. मतलब कोई भी पार्टी एक डिफॉल्ट कर सकती है और अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से मना कर सकती है. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं और क्रेडिट रिस्क भी बोला जाता है. सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है हमारा फ्यूचर्स. और लाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर्स भी ऐसे ही होता है, बट द ओनली थिंग इज कि फ्यूचर इज अ इनोवेटिव वर्जन ऑफ फॉरवर्ड. इनोवेटिव वर्जन है, और इसमें क्या है? बस देयर इज अ मिडल मैन जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं. ये ब्रोकर्ड होती है पूरी डील. और दूसरी बात, देयर इज अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट. एक लॉट साइज होता है, इसमें क्वांटिटीज डिफाइन होती है, इसमें गारंटी के लिए मार्जिन मनी भी दी जाती है. तो मार्जिन मनी बायर को डिपॉजिट करनी पड़ती है. मार्जिन मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, बिकॉज अगर डिफॉल्ट हो गया तो
दूसरी पार्टी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हमें मार्जिन मनी भी देनी पड़ती है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिक्स इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, और ये एक्सचेंज ट्रेडेड भी होते हैं। यानी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड भी कर सकते हैं। एक बार पढ़ भी लेते हैं। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, यहाँ पे आ गया, यानी बीएससी एनएससी, टू बाय और सेल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमोडिटी और फाइनेंशियल एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट एग्रीड प्राइस। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस है। सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंट्रैक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, इसका मतलब क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई चलती है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होते हैं। लेकिन फॉरवर्ड्स में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का बहुत श्रिंकेज होता है क्योंकि इलिक्विड एसेट होते हैं, तो जो पार्टीज ने डिसाइड कर लिया आपस में वही उसी प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मार्जिन यहाँ पे देने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया था, ताकि डिफॉल्ट ना हो सके। इस केस में हमने मार्जिन डिपॉजिट करा लिया है। अब यहाँ पे मान के चलिए अगर 3 महीने के बाद दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से मना कर दिया है, तो एटलीस्ट जो उसकी मार्जिन डिपॉजिट है वहाँ से जो ब्रोकर है वो ऑब्लिगेशन वो फुलफिल कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी एक्सचेंज ही डिसाइड करता है। दैट्स वाई वी हैव रिटन ओवर इट कि स्टैंडर्डाइज है सब कुछ। ठीक है, अब एक बार थोड़ा एनएसएम के वर्कबुक से देखते हैं कि कैसा दिखता है एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता हुआ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है, कोड्स गिवन ऑन द एनएससी वेबसाइट फॉर निफ्टी फ्यूचर। एनएससी का मेन इंडेक्स है निफ्टी, तो निफ्टी पे भी हमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, निफ्टी में हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का टाइप क्या होगा, इंडेक्स फ्यूचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या एनएससी का इंडेक्स है। अंडरलाइंग एसेट क्या है, निफ्टी 50 इटसेल्फ। अब मान के चलिए यहाँ पे इसकी एक्सपायरी कितनी दिखा रखी है, मई 25। लेट्स से कि हम ये अप्रैल महीने में देख रहे हैं, अप्रैल के मंथ में देख रहे हैं, तो लास्ट थर्सडे ऑफ मई यानी 25 मई को ये एक्सपायर होने वाला है। अब यहाँ पे अप्रैल 20 को अगर हम देख रहे हैं तो अप्रैल 20 का ओपन प्राइस क्या आ गया, 18,325, यानी 20 अप्रैल को ये 18,325 पे खुला। उस दिन का हाई रहा 18,358, उस दिन का लो रहा 18,255, और उस दिन क्लोज यानी 20 अप्रैल को जो क्लोज रहा एट 3:30 PM वो कितना रहा, 18,345। फिर यहाँ पे क्या दिया, वॉल्यूम यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट से जो वहां पे ट्रेड हुआ जिनमें, तो वो कितने कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं, 47,56,000। और अगर हम इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्नओवर। तो ये टर्नओवर कितने में दिखा रखा है, इन लैक्स में दिखा रखा है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाता है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। देन अंडरलाइंग वैल्यू, उस दिन का क्लोजिंग वैल्यू कितना रहा एनएससी का यानी निफ्टी का, 18,315 रुपीज। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इनको टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं जिससे आपको फ्यूचर्स एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अंडरलाइंग एसेट है सबसे पहले। तो अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट क्लास से डिराइव करता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। तो ये अंडरलाइंग एसेट ही ओरिजिनल एसेट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एन ओरिजिनल एसेट ऑन विच अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड और गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में क्या होगा, स्टॉक होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो स्टॉक्स ही होंगे, और स्टॉक्स के ऊपर स्टॉक्स पे आधारित होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अगर आप कमोडिटी की बात करोगे तो कमोडिटी हो जाएगा, और अगर आप किसी और भी इंस्ट्रूमेंट की आप बात करोगे, करेंसी की जैसे आप बात करते हो तो करेंसी हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट क्लास पे हमने ये देखा था, एक बार इसमें दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहीं पे डिस्कस किया था, डेरिवेटिव अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज अंडरलाइंग, और ये अंडरलाइंग एसेट हो सकते हैं। मेटल्स के अंदर फिर हमने डिस्कस किया था बुलियन और बेस मेटल, फिर उसके बाद एनर्जी और एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और डेफिट फाइनली फिर स्टॉक्स और बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारे अंडरलाइंग एसेट कहलाए जाते हैं। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है, टेन्योर। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक टेन्योर होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक टेन्योर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। तो इसमें क्या है, मोस्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या है, 3 मंथ्स की।
इंडियन स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब हम 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 1 मंथ का जो करंट मंथ है, जैसे अगर मैं ये वीडियो अभी दिसंबर में बना रहा हूँ, तो अभी जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, दिसंबर मंथ का, फिर उसके बाद जनवरी मंथ का, जनवरी 24 का, और उसके बाद फरवरी 24 का, है ना। तो 3 महीने का हम डायरेक्ट फरवरी वाला भी ट्रेड कर सकते हैं, जनवरी वाला भी ट्रेड कर सकते हैं, और करंट मंथ का भी ट्रेड कर सकते हैं, और तीनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ पीरियड ओवर विच द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स इन इंडिया द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉलो 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड द मंथ आफ्टर दैट, मतलब 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आप एक साथ ट्रेड कर सकते। देन एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी डे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग है। टॉकिंग अबाउट निफ्टी, तो निफ्टी का एक्सपायरी डे क्या होता है फ्यूचर्स में, लास्ट थर्सडे एवरी मंथ। निफ्टी का जो एक्सपायरी डे है वो है लास्ट थर्सडे एवरी मंथ, हर लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे, कोई भी इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हो आप, तो सारे ही लास्ट थर्सडे को आपके सेटल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर थर्सडे को हॉलीडे है तो क्या होगा, तो फिर वो वेडनेसडे को हो जाएगा। अगर इफ अ एक्सपायरी डे इज अ हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है वहां पे, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर ऑन अ प्रीवियस डे। और यहाँ पे भी ये लिखा है, द डे ऑन विच द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, इट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर विच सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो उसके बाद हिसाब हो जाता है, जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है उसको प्रॉफिट मिल जाता है, और जिसको लॉस हो रहा होता है उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। इफ द एक्सपायरी डे फॉल्स ऑन अ ट्रेडिंग हॉलीडे, देन द एक्सपायरी विल बी ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर उसका सेटलमेंट टाइप, क्या जो फ्यूचर की सेटलमेंट होती है वो फिजिकली होती है, मतलब क्या हमें एसेट को देना पड़ता है, एसेट की डिलीवरी देनी पड़ती है, या फिर कैश सेटल भी हो जाता है। अब कैश सेटल का क्यों यहाँ पे आइडिया आया, देखिए होता क्या है, हम ट्रेडिंग एक्चुअली करते हैं किस लिए, प्रॉफिट के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, कैश के लिए करते हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट ने ऐसे बनाए कि जिसको कैश ही सेटल कर लेंगे, कि भाई अब अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो तुम डायरेक्ट कैश ले लो, तुम डिलीवरी लेके करोगे क्या, तुम्हें भी फिर बाजार में जाके उसको सेटल आउट करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया तुम यहीं पे कैश सेटल आउट कर लो। और कुछ इंस्ट्रूमेंट इसलिए होते हैं कि यहाँ पे पूरी डिलीवरी लिए जा सके, जैसे कमोडिटीज होती है, तो कमोडिटीज में कहते हैं कि जो मंडी वाले हैं, फार्मर्स और मंडी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो फ्यूचर्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर डिलीवरी असाइन की जाती है, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है, कैश सेटल आउट करना नहीं होता, प्रॉफिट सेटल आउट करना नहीं होता, रादर देन एक पूरे लॉट की डिलीवरी लेना उनका मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं वो यहाँ पे कैश सेटल होते हैं, और इसका रीज़न बहुत ईजी है। देखिए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जितने भी इंडेक्सेज हैं, एनएससी के जितने भी इंडेक्सेज हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल हो गया, तो इनके शेयर्स है ही नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स है, इंडेक्स के शेयर्स नहीं होते हैं, तो ये डिलीवरी में सेटल नहीं हो सकते, ये दीज आर ओनली कैश सेटल, ये हमेशा कैश में ही सेटल होंगे, क्योंकि इनके लिए आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट भी तो होना चाहिए डिलीवरेबल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में, तो जब वो है ही नहीं तो ये सेटल होंगे कैसे, तो इसलिए ये हमेशा कैश सेटल ही होगा। वेयरएज कमोडिटी फ्यूचर्स इज ऑलवेज फिजिकली सेटल, मैंने आपको बताया था, कमोडिटी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर ये कैश सेटल होते हैं, इवन स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो भी कैश सेटल होते हैं। तो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है स्टॉक फ्यूचर्स फिजिकल सेटलमेंट ऑफ अंडरलाइंग शेयर। तो अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर, एवरी क्लास ऑफ एसेट इज अ फिजिकली सेटल, every class of asset is a physically settled apart from index future. Then comes the lot size. Lot size भी बहुत easy है, minimum quantity है, minimum quantity that needs to be traded। तो मान के चलिएगा, अगर मैं again if I'm taking the example of Nifty 50, तो Nifty 50 का lot size is of 50 shares, 50 quantity है उसके अंदर lot size की। तो minimum quantity है, lot size is a contract size specifying the number of units of underlying asset in a contract। इट इज अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो मिनिमम आप कितनी क्वांटिटी का फ्यूचर सेल या बाय कर सकते हो, वो क्या बताएगा, लॉट साइज बताएगा। तो ये सारे फ्यूचर, सारे ऑप्शंस के अंदर आपको ये दिखेगा कि लॉट साइज कितना होता है। निफ्टी 50 का 50 है, बैंक निफ्टी का 15 है, सेंसेक्स का 10 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 250 है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ने सबका ही लॉट साइज डिसाइड किया हुआ। फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये भी ईजी है, लॉट साइज को आप मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, तो ये आपका आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लॉट साइज को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई, सिंपल। देन स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस अगेन वही है जो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस होता है, अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस होगा उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस। तो मान के चलिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर्स बाय करा विच इज कोटिंग एट 2500,
3 महीने का फ्यूचर आपने बाय करा तो वो 3 महीने के आगे की प्राइस दिखाएगा। और किसी ने आपसे पूछा कि स्पॉट प्राइस बताओ क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भैया रिलायंस का शेयर का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस माने क्या हो गया, रिलायंस शेयर का प्राइस। तो रिलायंस शेयर का प्राइस कितना आ गया, 2470। एक बार पढ़ लेते हैं, द प्राइस एट विच एन अंडरलाइंग एसेट ट्रेड्स। मैं यही बता रहा था अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या है, तो वो 2470 यहाँ पे आ गया। उसके बाद टिक साइज है। टिक साइज का क्या मतलब होता है कि मिनिमम मूवमेंट इन अ प्राइस ऑफ एन एसेट। मतलब मान के चलिएगा अगर कोई, जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, 2500 चल रहा है, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो स्टॉक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मिनिमम प्राइस मूवमेंट कितनी होगी, जब भी इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होती है प्राइस के अंदर, डिमांड के चलते ऊपर जाएगा, सप्लाई के चलते नीचे जाएगा, तो वो मिनिमम फ्लक्चुएशन कितना रहेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज टिक साइज। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में कितना है, 5 पैसे का, यानी 0.05। तो टिक साइज फॉर फ्यूचर्स ट्रेडेड ऑन एनएससी 0.05। और क्या कहना चाह रहा है, इट इज द मिनिमम मूवमेंट अलाउड इन द प्राइस कोटेशन, यानी मिनिमम मूवमेंट कितनी आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2500 के बाद जो अगला प्राइस आए वो 2501 आए या 2499 आए, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है, या तो नेक्स्ट प्राइस कितना हो सकता है, मिनिमम 24500.05 या फिर 2499.95। तो मिनिमम मूवमेंट 5 पैसे की यहाँ पे रहती ही रहती है, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। इंडियन मार्केट्स में जीरो नहीं होता है, 5 पैसा ही मूवमेंट रहती है। देन कम्स द बेसिस। तो बेसिस क्या है, फ्यूचर और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बेसिस बताता है। तो बेसिस में हमें यही पता चलता है, या तो नेगेटिव बेसिस हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव बेसिस हो सकते हैं। तो नेगेटिव बेसिस कब होते हैं, जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है, और मोस्टली केसेस में आपको यही मिलेगा, मोस्टली केसेस में यही मिलेगा। मोस्टली केसेस में फ्यूचर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव देन स्पॉट प्राइस, और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट्स की कॉस्ट होती है, फिर कॉस्ट ऑफ कैरी होती है, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होती है, वेयर हाउसिंग होती है। इस वजह से फ्यूचर्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव देन स्पॉट प्राइस। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जब स्पॉट प्राइस यानी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जो है वो फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, तब इसको हम पॉजिटिव बेसिस बोलते हैं। और ऐसा कब होता है, मान के चलिएगा जब इंडस्ट्री के अंदर डी ग्रोथ हो जाता है और मान के चलिए पेसिमिज्म आ जाता है, मतलब लोगों को लग रहा है कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, हाहाकार हो गया। जस्ट लाइक इन कोविड-19 या पैंडेमिक के केसेस के अंदर क्या हुआ था, जो निफ्टी के फ्यूचर्स थे वो इवन डिस्काउंट हो गए थे, और यहाँ पे इनको ये भी बोला जाता है डिस्काउंट भी हो जाती है, डिस्काउंट ही बोला जाता है जब उनके पॉजिटिव बेसिस हो गए थे। हुआ क्या था, कोई भी स्टॉक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मान के चलिएगा रिलायंस उस टाइम होता था 900 रुपीज़ में होता था, तो उसी के फ्यूचर ही 10-20 रुपये सस्ते हो गए। तो 900 का अगर रिलायंस का शेयर आ रहा है तो उसका फ्यूचर ट्रेड करने लग गया था 880 में। और ऐसा किस लिए हुआ था, क्योंकि डिमांड एकदम खत्म हो गई थी, और जिस भी प्राइस पे लोगों को बेचने को मिल रहा था वो उसी प्राइस पे बेच रहे थे, जिससे हुआ क्या, जो डेरिवेटिव एसेट है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, वो जल्दी से उनके प्राइस गिरने लग गए, और फ्यूचर फाइनली डिस्काउंट पे ट्रेड करने लग गया और पॉजिटिव बेसिस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन जैसा कि मैंने बोला था नेगेटिव बेसिस क्यों होते हैं, फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी यहाँ पे एक रीज़न है। और कॉस्ट ऑफ कैरी क्यों है, एक स्टोरेज कॉस्ट आती है, ये मोस्टली किस में होगा, आपका कमोडिटी में होगा। मान के चलिए आपने 100 क्विंटल्स या फिर 10 क्विंटल्स वीट का एक फ्यूचर बाय करा है, तो 10 क्विंटल वीट को स्टोर करने के लिए जो कॉस्ट आपको वेयर हाउस को देनी पड़ेगी, तो वो स्टोरेज कॉस्ट आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होती है ऑलरेडी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपने यहाँ पे मान के चलिए उधार पे पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट बाय करा है, तो उसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 3 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैरी जो होती है फ्यूचर के केस में वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस। इट मेजर्स द स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दैट इज पेड टू कैरी द एसेट टिल डिलीवरी लेस द इनकम अर्न। इनकम अर्न किस केस में होगी, जैसे डिविडेंड इनकम हो गई, वो स्टॉक्स के केस में आ जाएगी। तो स्टॉक्स के केस में डिविडेंड इनकम आ जाएगी तो स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती है स्टॉक्स के केस में, उसमें क्या होता है, डीमैट चार्जेस होते हैं, डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, तो इस तरीके के चार्जेस होते हैं, तो वो चीज़ कोई अलग हो जाती है। सो फॉर इक्विटी डेरिवेटिव कैरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट पेड टू द फाइनेंस टू परचेज द एसेट लेस द डिविडेंड। डिविडेंड आपको स्टॉक्स पे जो डिविडेंड मिलेगा वो आपकी इनकम हो जाएगी, तो वहाँ से आपका कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। देन मैंने आपको बताया था
कि फ्यूचर्स में वी नीड टू पे मार्जिन्स इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट एज वेल एज डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मार्जिन अकाउंट क्या होते हैं? गारंटी होती है एज द एक्सचेंज गारंटी द सेटलमेंट्स ऑफ ऑल ट्रेड। मैंने बताया था बायर और सेलर दोनों को ही मार्जिन डिपॉजिट करनी पड़ती है, इनिशियल मार्जिन प्लस कंटिन्यूइंग मार्जिन दोनों को डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो सेलर भी अपना गारंटी फंड देगा। गारंटी किस बात की देगा कि भैया जब मार्केट में सेटलमेंट होने वाली होगी 3 महीने 2 महीने 1 महीने बाद, तो आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट आई विल सेटल दिस कॉन्ट्रैक्ट विद फिजिकल डिलीवरी, और आई एम गिविंग यू या आई एम सबमिटिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी विद यू, यू कैन सेटल दोज माई कॉन्ट्रैक्ट विद दैट फंड। और बायर भी एक गारंटी देगा कि आई एम डिपॉजिटिंग द इनिशियल मनी, और इन केस आई मेक अ डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट, देन यू कैन फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन फ्रॉम दिस अमाउंट या फिर फ्रॉम दिस माई मार्जिन अकाउंट। ठीक है। As the exchange guarantees the settlement of all trades, to protect itself against the default by either counterparty, it charges various margins from brokers, and brokers in turn charge margin from their customers. यही हमने डिस्कस किया था कि आपको गारंटी के लिए कुछ मार्जिन डिपॉजिट कराना पड़ता है ब्रोकर्स के साथ, और ब्रोकर्स फिर वो एक्सचेंज को डिपॉजिट कर देते हैं ताकि दोनों कहीं से भी डिफॉल्ट ना हो सके। देन कम्स द इनिशियल मार्जिन, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के टाइम जो हमें मार्जिन देना होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गेटिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। द अमाउंट वन नीड्स टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनिशियल मार्जिन होता है। उसके बाद मार्क टू मार्जिन या कंटिन्यूइंग मार्जिन भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब मान के चलिएगा हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया निफ्टी का ही और डिपॉजिट करा दी 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब निफ्टी तो 1000 पॉइंट भी गिर सकता है, 2000 पॉइंट भी गिर सकता है, 3000 पॉइंट भी गिर सकता है, या तो बढ़ सकता है गिर सकता है। तो निफ्टी की 50 क्वांटिटीज होती है, हमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मान के चलिए 20,000 पे ट्रेड कर रहा है। हमारे पास उसकी 50 क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज इज 50 क्वांटिटी आती है उसके अंदर। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 10 लाख रुपीज हो गई, 10 लाख रुपीज हुई। लेकिन एक्सचेंज ने क्या बोला है, आप इनिशियल मार्जिन 1 लाख रुपीज दे दो। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई 10 लाख रुपए का नुकसान हो ही नहीं सकता, निफ्टी जीरो थोड़ी हो जाएगा एक बार। ना तो निफ्टी एक दिन में जीरो हो सकता, ना निफ्टी एक दिन में डबल हो सकता। तो किसी को भी 10 लाख रुपए का नुकसान तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऑन द सेफर साइड मार्केट क्या कहती है या एक्सचेंज क्या कहता है कि आप 10% तो जमा कराओ, 10 से 20% तो जमा कराओ। तो मान के चलिए हमारे इस केस के अंदर 10% इनिशियल मार्जिन उन्होंने डिपॉजिट कराया, विच इज 1 लाख रुपीज। अब क्या हुआ, निफ्टी एक हफ्ते के अंदर या मान के चलिए नेक्स्ट डे ही 500 पॉइंट गिर गया। अब 500 इंटू 50 आप क्या करेंगे? 25,000। तो 25,000 का लॉस तो बायर को आ गया ना। तो अब उसकी इनिशियल मार्जिन कितनी रहेगी? 75,000 की। 75,000 आ गया, और उसका जो ये 25,000 का करंट लॉस है, डे टू डे लॉस, इसको क्या बोलते हैं? मार्क टू मार्जिन। ये M2M लॉस हो गया उसको। M2M लॉस क्या होता है? जो पोजीशन में करंट सिचुएशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्जिन। क्या लिखा है? इन द फ्यूचर मार्केट while contracts have a maturity of several months, 2-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर सेटल्ड ऑन डे टू डे बेसिस, कॉल्ड मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। अब ये जो 25,000 रुपीज का ये जो लॉस आ रहा है बायर को, ये उसको अभी पे करना पड़ेगा रियल टाइम में, मतलब आफ्टर द डे इज ओवर। तो मान के चलिए आज 12 दिसंबर को हमें 25,000 का लॉस हो गया, तो मार्केट व्हेन द मार्केट क्लोजेज एट 3:30, तो वी हैव टू पे 25,000 रुपीज। वो हमारे अकाउंट से, हमारे मार्जिन अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा, और फिर हमें फ्रेश 25,000 रुपीज उसको सबमिट करने पड़ेंगे टू मेक द इनिशियल मार्जिन 1 लाख रुपीज अगेन। तो ये क्या होता है? डेली सेटलमेंट ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेज एंड प्रॉफिट, जिसको हम कंटिन्यूइंग मार्जिन भी बोलते हैं। देन कम्स ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर वो पोजीशन जो अभी स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है और वो मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। तो मान के चलिएगा, फिर दोबारा इसको समझ लेते हैं। मिस्टर राम बॉट 1 लॉट निफ्टी, ठीक है, और मान के चलिएगा वो मिस्टर श्याम ने उनको सेल किया था।
मिस्टर शाम सोल्ड 1 लॉट निफ्टी। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 का हो गया, 1 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। क्योंकि एक सौदा होगा, सौदा कैसे होता है, एक ने खरीदा एक ने बेचा तो ही तो सौदा माना जाएगा, तो दोनों का जो ओपन इंटरेस्ट आ गया वो 1 लॉट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मिस्टर राम सोल्ड 1 लॉट, मिस्टर राम ने अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, मिस्टर लखन बॉट 1 लॉट। मिस्टर लखन ने अगर यहाँ पे 1 लॉट बाय कर लिया तो उसके बाद जो OI आएगा वो अगेन 1 लॉट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मान के चलिए राम ने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, लेकिन राम की वो पोजीशन किसने ले ली, लखन ने ले ली, तो यहाँ पे अगेन 1 लॉट आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगेन यहाँ पे मिस गीता बॉट 1 लॉट एंड मिस सीता सोल्ड 1 लॉट, अगर ये दोबारा होता है नेक्स्ट डे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दोबारा क्रिएट हुआ और यहाँ पे भी दोबारा 1 लॉट से आएगा, तो टोटल फिगर कितनी आ जाएगी, 2 लॉट की। तो ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। तो until and unless your position is outstanding in the market and you have not squared it off, that position will be counted in the open interest। तो इसका मतलब केवल इतना होता है, और यहीं से आप वॉल्यूम ट्रेडेड का भी फिगर निकाल सकते हो। उसके बाद देन कम्स द प्राइस बैंड। तो प्राइस बैंड क्या होता है, प्राइस बैंड कहता है कि मैक्सिमम मार्केट कितना मूव कर सकती है ऊपर या नीचे एक दिन के अंदर, वो हमें क्या बताएगा, तो प्राइस बैंड बताएगा। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस रेंज। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस बैंड क्या बता रहा है, मैक्सिमम प्राइस रेंज विद इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग अ डे। अब मान के चलिएगा निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ और निफ्टी अभी 20,000 रुपीज़ में है, तो इसकी मैक्सिमम क्या परमिट किया हुआ एक्सचेंज ने कि निफ्टी मैक्सिमम ±5% तक मूव कर सकते हैं। तो या तो ये एक दिन के अंदर 21,000 जा सकता है या फिर एक दिन के अंदर 19,000 तक मिल सकता है। ये इसकी मैक्सिमम परमिट है, ये इसके प्राइस बैंड होगा। तो प्राइस बैंड कैसे निकालेंगे आप, जो भी मैक्सिमम इनका सर्किट लिमिट है उसको प्लस माइनस कर देंगे और वहाँ से आपका प्राइस बैंड आ जाएगा। तो मैक्सिमम एक दिन में एक स्टॉक या फिर एक इंडेक्स या फिर एक कमोडिटी कितना मूव कर सकती है वो प्राइस बैंड के थ्रू आपको पता चलेगा। देन कम्स डिफरेंट पोजीशंस इन द डेरिवेटिव मार्केट, या फिर ये कहिए कि डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू आप किस तरीके से पोजीशंस को बना सकते हैं या इसे कैसे खेलना है, हाउ टू प्ले विद डेरिवेटिव्स मार्केट या हाउ टू मेक पोजीशंस इन द डेरिवेटिव मार्केट, थोड़ा सा उसका आइडिया भी दिया गया है, तो उसको भी समझते हैं एक बार। सो फर्स्ट इज लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग माने क्या होता है, बाय करना, बाय करना व्हेन यू आर बुलिश, बाय और व्हेन यू आर बुलिश, ये इसका क्या होता है, लॉन्ग। तो इनिशिएटिंग अ बाइंग पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ लॉन्ग पोजीशन, सिंपल। जब भी आप बाय करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, क्या कहा जाएगा, दैट यू आर लॉन्ग ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या फिर यू आर लॉन्ग ऑन अ निफ्टी और स्टॉक व्हाटएवर यू वांट टू से। उसका शॉर्ट होता है सेल करना, शॉर्ट माने सेल करना। तो इनिशिएटिंग अ सेल पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ शॉर्ट पोजीशन। आप ध्यान रखना, ये मार्केट पार्लेंस के अंदर कहीं भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर इफ यू आर यूजिंग द वर्ड लॉन्ग दैट मीन्स यू आर गोइंग बुलिश या फिर यू आर गोइंग बाय, यू आर बाइंग अ पोजीशन। एंड इफ यू आर शॉर्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर शॉर्टिंग अ शेयर और वट एवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज देयर, इफ यू आर शॉर्टिंग इट दैट मीन्स यू आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो शॉर्टिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सेलिंग एंड लॉन्ग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द बाइंग। देन ओपन पोजीशन क्या होता है, या तो अगर आपने मार्केट में बाय कर रखा हो या फिर आपने मार्केट में सेल कर रखा हो, वो आपका ओपन पोजीशन कहलाया जाएगा, जिसको मैंने आपको बताया था ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट वाली ही बात हो गई। जो पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ नहीं करी है बस वो आपकी ओपन पोजीशन रहेगी और वही एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट का पार्ट बनती है। देन कम्स द नेक्स्ट, इट्स अ मोर ऑफ अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस। तो नेकेड माने क्या होता है, नेकेड वो होता है जो हेज नहीं होता, जो हेज नहीं होता यानी अनहेज्ड या फिर अनकवर्ड, आप इसको अनकवर्ड भी बोल सकते हो। अनकवर्ड माने क्या हो गया, मान के चलिएगा आपने फ्यूचर बाय कर लिया, अब मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा, जितना ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट के गिरने की भी कोई वो नहीं है,
लिमिट, तो गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप अनकवर्ड हो या अनहेज्ड हो, मार्केट अगर ऊपर जाती रही तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता रहेगा और नीचे गई तो आपको अनलिमिटेड लॉस होता रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, अनहेज्ड या फिर अनकवर्ड। दूसरी और अगर मैं स्प्रेड पोजीशन की बात करता हूँ तो स्प्रेड माने क्या होता है, स्प्रेड माने होता है फैलाना। क्या फैलाना, मार्केट में अपनी पोजीशन को इस तरीके से फैलाना कि मार्केट इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आपने एक बॉक्स क्रिएट करा, एक मार्केट में एक बॉक्स क्रिएट कर दिया और एक रेंज डिसाइड कर ली, एक रेंज बना ली, और अगर उस रेंज के अंदर मार्केट रहती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो ये स्प्रेड क्या हो गया, फैलाना और एक रेंज में फैलाना, एक रेंज में अपनी पोजीशन को फैलाने को हम क्या बोलते हैं कि हमने कैलेंडर स्प्रेड बना लिया। अब एक बार ये क्या लिखा है ये भी समझ लेते हैं। नेकेड पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट सिंपली मीन्स अ लॉन्ग और अ शॉर्ट पोजीशन इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट। तो मैंने बताया था अनहेज और अनकवर्ड है, मतलब या तो आपने बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, उसको कवर नहीं कर रखा। कवर किससे करोगे आप, डेफिनेटली अंडरलाइंग एसेट से करोगे या फिर दूसरे किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से करोगे जैसे ऑप्शन हो गया। तो जब आपने कवर नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका नेकेड पोजीशन हो गया। Whereas a calendar spread position is a combination of two positions in a future on the same underlying, long on one maturity contract and short on a different maturity contract। कहना क्या चाह रहा है, मैंने आपको ये बताया था कि 3 मेच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे पास, 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। तो ये कहना क्या चाह रहा है, आपने क्या किया, यू वर लॉन्ग ऑन दिसंबर, आपने दिसंबर को बाय कर लिया, और एट द सेम टाइम यू वर शॉर्ट ऑन जनवरी, आपने जनवरी को सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका हेज भी हो गया और आपने यहाँ पे स्प्रेड भी बना दिया। और होगा क्या, डेफिनेटली दिसंबर वाला अगर 20,000 का आ रहा है तो जनवरी वाला तो इससे महंगा ही आएगा, मान के चलिएगा 20,200 का आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब जनवरी तक आप होल्ड करोगे तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जनवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सपेंसिव, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा वहां पे, और यहाँ पे 2 महीने के इंटरेस्ट के साथ उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो सस्ता वाला होता है उसको बाय कर लेते हैं, जो महंगा वाला होता है उसको सेल कर देते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, कैलेंडर स्प्रेड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट डिके मिलता है, ये इंटरेस्ट डिके होता है इसके अंदर। मान के चलिएगा 1 दिसंबर को मैंने दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, एक बाय कर दिया और एक सेल कर दिया, तो दोनों में इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ी होती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो इंटरेस्ट डिके इसमें भी होगा क्योंकि टाइम डिके यहाँ भी मिलेगा। जब 1 महीना बीत जाएगा तो 1 महीने बाद सेम प्राइस थोड़ी रहेगा इसका, मान के चलिए 100 रुपये से कम होगा या 150 रुपये से कम होगा, क्योंकि उतना इंटरेस्ट वैल्यू लूज हो जाएगी, और उतनी इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ भी लूज होगी, लेकिन यहाँ पे कम होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो करंट मंथ का होता है उसको बाय कर लेते हैं, और जो फॉरवर्ड मंथ का होता है उसको सेल कर देते हैं, तो वहाँ पे एक स्प्रेड भी बन जाता है और आपकी कहीं ना कहीं पोजीशन भी हेज हो गई। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाएंगे ऐसे, और अगर आप मार्केट नीचे चलेगी तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही नीचे जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप हेज भी कर सकते हो, स्प्रेड भी कर सकते हो, येट यू कैन मेक प्रॉफिट ऑल ऑफ। ओपनिंग अ पोजीशन अगेन वही, अगर आप बाय और सेल करते हो, और क्लोजिंग अ पोजीशन मींस यू आर स्क्वायरिंग इट ऑफ। क्लोजिंग माने कि अगर आपने बाय किया हुआ था, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो यू विल सेल इट ऑफ, और ऐसे अगर आपने पहले से ही सेल किया हुआ था और अब आपको मार्केट नीचे आ गई है तो आपको सस्ते भाव पे खरीदना है, तो अगेन यू कैन बाय इट ऑफ, है ना। देन कम्स द पे ऑफ चार्ट। अब पे ऑफ चार्ट क्या है, अपने प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने को हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ चार्ट। तो पे ऑफ चार्ट से आपको ग्राफ से आइडिया लग जाता है कि अगर प्राइस इतना रहेगा तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होने की गुंजाइश है। दिस इज व्हाट पे ऑफ ग्राफ इज। एक बार पढ़ लेते हैं। पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज लाइकली प्रॉफिट और लॉस दैट वुड अक्रू टू अ मार्केट पार्टिसिपेंट विद चेंज इन द प्राइस। क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लिया कि अगर प्राइस इतना होगा तो मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। बस सिंपल ये है, डायग्राम है, इट्स अ डायग्राम and it's a graphical representation showing the price of the underlying asset on x-axis and profit loss on y-axis। तो एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है इसके अंदर। अब देखिए, मान के चलिएगा ये एक x-axis हो गई, ये x-axis पे हमने प्राइस बना लिए 0, देन वी हैव 20, वी हैव 30,
और लेट्स टेक 20 गैप, 40, 60, 80, 100 एंड 120। तो ये एक प्राइस लाइन थी। आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, आपने इस प्राइस पे फ्यूचर को बाय कर लिया, तो ये कौन सा हो गया, बाय फ्यूचर। आपने 60 रुपीज़ पे एक फ्यूचर को बाय करा, ठीक है। अगर आपने बाय करा, इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगी या फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको लॉस आएगा। तो ये क्या करेगा, मान के चलिएगा यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस को प्लॉट कर देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ कितना आ जाएगा 60। ऐसे अगर ये नीचे चला जाता है तो यहाँ पे आपको कितना लॉस हो जाएगा, -20, यहाँ पे आपको कितना लॉस हो जाएगा, -40, और यहाँ पे यू विल लूज योर एंटायर कैपिटल, -60। तो इस प्लॉटिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, पे ऑफ चार्ट। सिंपल है, एक बार देख लेते हैं NISM बुक में भी कैसा दिया हुआ है। देखिए ये पे ऑफ चार्ट हो गया। मान के चलिएगा आपने 100 रुपीज़ पे एक पोजीशन को इनिशिएट करा, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। आप यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ आपका प्रॉफिट कहाँ हो जाएगा, जब मार्केट 120 पे आएगी। 40 रुपीज़ का प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 140 पे आएगी। और ऐसे अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। ये किसका है, लॉन्ग फ्यूचर्स का। लॉन्ग माने जब आपने बाय किया हुआ होगा, ये उसका पे ऑफ ग्राफ है। और ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट फ्यूचर। शॉर्ट फ्यूचर में अब मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको लॉस आएगा, और मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये आपको यहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। शॉर्ट माने आपने पहले सेलिंग इनिशिएट करा है, फर्स्ट यू हैव इनिशिएट द सेलिंग, और उसके बाद आप जब मार्केट नीचे गिरेगी देन यू विल सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करा है। जो अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। आप यू वांट दैट मार्केट शुड फॉल डाउन। शॉर्ट सेलिंग एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ ब्रीफ में, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग वो चीज़ होती है जब आपके पास किसी की डिलीवरी नहीं होती है, आपने बिना बाय किए हुए कोई चीज़ सेल करी होती है। व्हेन यू हैव सोल्ड विदाउट बाइंग, तो ये इसमें क्या माना जाता है कि आपने एक ब्रोकर से लोन ले लिया है, शेयर्स का या फिर फ्यूचर का या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसका लोन ले लिया है ब्रोकर से, और जैसे ही मार्केट में प्राइस गिरेगा तो आप सस्ते प्राइस में, मान के चलिएगा आपने ब्रोकर से लोन लेके कोई चीज़ 100 रुपये में बेची और मार्केट में प्राइस गिर गया और 60 रुपीज़ पे आ गया, तो आप उसको सस्ते दाम में वो खरीद के ब्रोकर को वापस कर दोगे, तो आपको 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 40 रुपीज़ का, और ये टोटली वैलिड है, टोटली लीगल है, परमिसिबल है, और इसे कोई भी कर सकता है। तो शॉर्टिंग इज अलाउड इन इंडियन मार्केट। आप कोई भी चीज़ को बाय करे बिना भी सेल कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और ये शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव में भी होती है और स्टॉक्स में भी होती है। और जैसे ही प्राइस नीचे गिरेगा शॉर्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट आएगा, और आप सस्ते प्राइस पे खरीद के ब्रोकर को वापस भी कर सकते हो। तो यही मतलब होता है शॉर्ट सेलिंग का। In this video, we will again cover the third chapter. So first topic is futures pricing. So it's again an important topic. तो इसमें ये हमें समझना है कि फ्यूचर्स को प्राइस किया कैसे जाता है। एंड देयर आर टू मॉडल्स, वन इज कैश एंड कैरी मॉडल एंड अनदर वन इज एक्सपेक्टेशन मॉडल। तो दोनों ही मॉडल एक एक करके पढ़ते हैं। सो पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज नो सिंगल वे टू प्राइस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज डिफरेंट एसेट क्लास है, डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स। वो ऑब्वियस है, कमोडिटी के लिए सप्लाई पैटर्न्स अलग हैं, बॉन्ड्स के लिए अलग हैं, करेंसीज के लिए अलग है, एंड स्टॉक्स के लिए अलग है। इसलिए वी हैव टू मॉडल्स, वन इज कैश एंड कैरी एंड अनदर वन इज एक्सपेक्टेशन मॉडल। तो कैश एंड कैरी मॉडल क्या बोल रहा है, सिंपल है और डिस्कस भी कर चुके हैं हम कि मान के चलिएगा फ्यूचर्स का प्राइस क्या है, होल्डिंग अ एसेट इन कैश मार्केट, मतलब आपने मान के चलिएगा उसका अंडरलाइंग एसेट को होल्ड किया हुआ है। अगर आपने अंडरलाइंग एसेट को होल्ड किया हुआ है तो उसके कुछ होल्डिंग चार्ज होंगे, जैसे कि मान के चलिएगा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। अगर वो कमोडिटी है तो उसकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज जाएगी, और उस एसेट को होल्ड करने के लिए अगर आपने फाइनेंस लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी जाएगा, प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट। और मान के चलिएगा हमने
3 मंथ का या 2 मंथ का वो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है, तो यानी 2 मंथ का उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ जाएगा, यानी 2 मंथ या फिर 3 मंथ का इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अंडरलाइंग एसेट प्लस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी होगा वो हमारा फ्यूचर प्राइस हो जाएगा, सिंपल। कैश एंड कैरी, कैश का मतलब क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट हो गया कैश का मतलब, और कैरी का मतलब हो गया दैट यू आर स्टोरिंग दैट अंडरलाइंग एसेट एंड यू विल कीप ऑन होल्डिंग इट टिल द एक्सपायरी पीरियड। तो क्या कह रहा है, एक बार सिंपल देख लेते हैं जल्दी से। फेयर प्राइस, यहाँ पे क्या लिखा है, फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ स्पॉट प्राइस यानी अंडरलाइंग एसेट का जो भी प्राइस है प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग द एसेट फ्रॉम टुडे अंटिल डिलीवरी, यानी जब तक सेटलमेंट नहीं होती, यानी टिल द एक्सपायरी आप उसको होल्ड कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैरिंग अ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम टुडे टिल द फ्यूचर डेट वुड एंटेल डिफरेंट कॉस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्जेस, यानी जहाँ पे आपने उसको जमा किया है सेफ्टी के लिए वहाँ पे कस्टोडियन के पैसे देने पड़ेंगे, तो कस्टोडियल चार्ज एंड फाइनेंस कॉस्ट। अगर आपने लोन लिया तो आपको फाइनेंस कॉस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए, जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री जब अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करती है या जो भी एसेट क्लास के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करती है, तो वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट एक इट्स लाइक अ इनएविटेबल थिंग। फाइनेंस कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो हर एसेट क्लास के अंदर जो भी फर्म है, जो भी चाहे वो ब्रोकर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, वो सारे ही अपना फाइनेंस कॉस्ट के हिसाब से अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट इज एन इनएविटेबल पार्ट इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और यहाँ पे साथ में क्या लिखा है, वेयर एज फॉर कमोडिटीज इट विल ऑल्सो इंक्लूड द वेयर हाउसिंग कॉस्ट एंड एज वेल एज इंस्टॉलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी आपने फिजिकली एसेट होल्ड करने के लिए आपने जो भी कॉस्ट को बियर करा है, साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट को जोड़ के आपको फ्यूचर के प्राइस मिल जाएगा, इट्स सिंपल एज दैट। अजम्पशन है, कुछ अजम्पशन क्या है कि हमें टैक्सेस अभी नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस वेरी करते हैं हर डिफरेंट एसेट के अंदर। ऑल्दो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब एक से ही चलते हैं, तो इसलिए टैक्सेस को हमने यहाँ पे एक बारी को यहाँ पे टैक्सेस को अवॉइड किया है, क्योंकि टैक्सेस हर टेरिटरी के डिफरेंट होते हैं और हर एसेट क्लास के लिए डिफरेंट होते हैं। प्लस देयर आर नो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, हम ये मान के चल रहे हैं, और कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, यानी यहाँ पे ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं और जीएसटी की बात कर रहे हैं, और जो हमें ट्रांजेक्शन टैक्स देने पड़ते हैं, एसटीटी सीटीटी जो भी देने पड़ते हैं, वो हम नहीं मान के चल रहे हैं। दूसरा क्लॉज क्या है यहाँ पे, अंडरलाइंग एसेट कैन बी सोल्ड शॉर्ट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे शॉर्टिंग इज पॉसिबल, शॉर्ट सेलिंग अलाउड हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है केवल खरीदारी अलाउड है, बेचना अलाउड नहीं है, तो शॉर्ट सेलिंग शुड बी अलाउड। होल्डिंग एंड मेंटेनिंग द अंडरलाइंग एसेट इज ईजी, आप अच्छे से उसको आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, ऑलवेज होनी चाहिए, 12 के 12 महीने होनी चाहिए। और उसके बाद अंडरलाइंग एसेट की डिमांड या फिर अंडरलाइंग एसेट की अवेलेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, इनलिक्विड और मतलब ट्रेड स्क्वीज वाले यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वीज वाले मॉडल पे यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो लिक्विड होना चाहिए और वॉल्यूम एम्पल होना चाहिए। देन कम्स अनदर टॉपिक, कन्वीनियंस यील्ड, और कन्वीनियंस यील्ड भी बहुत ईजी है। वो ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि स्टॉक्स को फिजिकली होल्ड करने का ज़्यादा बेनिफिट होता है, फिजिकली होल्ड करने का ज़्यादा बेनिफिट होता है रादर देन उसको हम डेरिवेटिव्स के थ्रू प्ले करें या डेरिवेटिव्स के थ्रू होल्ड करें। फिजिकली होल्ड करना कन्वीनियंट ज़्यादा होता है। किस केसेस में होता है, मान के चलिएगा आपदा आ गई या फिर पैंडेमिक ही आ गया। सिंपल आपको दोबारा समझाता हूँ, पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ, मान के चलिए राशन पानी की दुकानों पर भीड़ लग गई थी, लोगों को ऐसा लगा था कि जो फूड ग्रेन्स हैं या फिर जो डेली यूटिलिटी की चीज़ है शायद वो भी स्केयर ना हो जाए या उनकी भी कमी ना हो जाए, इसलिए लोगों ने क्या करा कि राशन पानी जमा करना इकट्ठा कर दिया। उससे क्या होगा, सडन डिमांड आ गई पैंडेमिक के टाइम, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट होता है जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर वाला इवेंट होगा, तो यहाँ पे सडन डिमांड आ जाती है, और सडन डिमांड से क्या होता है, प्राइस टेंड्स टू राइज, प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस राइज हो जाता है। और प्राइस राइज से क्या होता है, आप कोई भी एसेट फिजिकली होल्ड करते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया, इवन दो आपकी इंटेंशन वर नॉट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, you are holding it because you want to, it's a necessity thing, you will have to use it some days after and you just want to hold it, that's why you just want to hold it। लेकिन इससे हुआ क्या, सडन डिमांड से क्या हुआ, जो भी आपने होल्ड किया हुआ था उसके प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर गए और देयर बाय यू आर मेकिंग प्रॉफिट, स्टिल अनइंटेंशनल। तो क्या कहना चाहता है, कन्वीनियंस यील्ड इज डिफाइंड एज द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट रादर देन द कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट के थ्रू होल्ड नहीं करना है और डायरेक्ट हम फिजिकली होल्ड करेंगे एसेट को। और होता क्या है कि
कभी नेचुरल डिजास्टर जैसे टाइम में क्या होता है, एसेंशियल कमोडिटीज लाइक ग्रेन, वेजिटेबल, एनर्जी प्रोडक्ट्स, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी वी स्टोर मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर रियल कंजम्पशन ड्यूरिंग अ क्राइसिस। क्या हुआ था पैंडेमिक में भी यही हुआ था, लोग स्टोर कर करके रख रखे थे और उससे क्या हुआ था, सडन डिमांड एक आ गई थी और उससे क्या होता है, प्राइस जो है इनडायरेक्टली इंक्रीज कर जाते हैं और इन सच सिचुएशन पीपल आर डिराइविंग कन्वीनियंस जस्ट बाय होल्डिंग द एसेट। दिस इज टर्म्ड एज अ कन्वीनियंस रिटर्न और कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है, तो प्राइस राइज जो हो जाता है उसकी वजह से वो आपकी कन्वीनियंस रिटर्न या कन्वीनियंस यील्ड आप खिलाई जाती है। Then comes the another model of pricing the future which is expectancy model, और सिंपल है, इसके अंदर आने वाले टाइम में मतलब एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, अगर 3 महीने की एक्सपायरी है तो 3 महीने की एक्सपायरी में मार्केट पार्टिसिपेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 महीने की एक्सपायरी में रिलायंस का कितना प्राइस होगा। लेट्स से अभी टुडेज रिलायंस प्राइस क्या हो गया या स्पॉट प्राइस क्या हो जाएगा, लेट्स से 2500 है। आपने बोला कि सर 3 महीने बाद, या मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट क्या बोल रहे हैं, 3 महीने बाद रिलायंस का प्राइस हो जाएगा 2575, 3% का रेज मांग रहे हो 1% रेज के हिसाब से। तो इस हिसाब से फिर फ्यूचर्स को उन्होंने मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया और फ्यूचर्स की प्राइसिंग इस हिसाब से उन्होंने करवा दी। बस ये है एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो एक्चुअल प्राइस की जगह इन्होंने क्या कर दिया है, थ्रू एक्सपेक्टेशन कर दिया कि मार्केट पार्टिसिपेंट यानी स्पेक्यूलेटर, हेजर और आर्बिट्रेजर के अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन चल रही है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर एसेट की पर्टिकुलर अंडरलाइन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने फ्यूचर को वैल्यू कर दिया। सिंपल एज दैट। तो क्या कह रहा है, इट इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस बट द एक्सपेक्टेड स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस। क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है, विच मूव्स द मार्केट स्पेशली इन द केसेस वेयर एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड शॉर्ट एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। तो ये कहाँ पे इसकी रेलेवेंसी, इस मॉडल की रेलेवेंसी कहाँ पे है, वो यही बता रहे हैं कि जहाँ पे आप एसेट को फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते हो, होल्ड नहीं कर सकते हो, वहाँ पे इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। और आज की तारीख में इस मॉडल को कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जिसको आप फिजिकली स्टोर और ना कर सको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी हमें फिजिकल डिलीवरी देनी होती है, फिजिकली सेटलमेंट होता है अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर्स। तो इंडेक्स को छोड़ के कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपकी फिजिकल डिलीवरी हो। तो आप ये एक बारी को ये जरूर सोच सकते हो कि हाँ ये हो सकता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर ये वाला मॉडल लगता है, एक्सपेक्टेंसी मॉडल लगता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर्स ऐसा कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको डिलीवरी ना देना पड़े। तो इन केसेस में क्या होता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट भी मैंने आपको बताया था, जब उनको ये लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर इसका मतलब क्या है कि फिर वो फ्यूचर को सस्ता भी कर देगी। मार्केट पार्टिसिपेंट इतना शॉर्ट कर देंगे उसको कि ऑटोमेटिकली फ्यूचर विल बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू स्पॉट प्राइस। ठीक है, देन कम्स प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर्स प्राइसेस ऑन द एक्सपायरी। सिंपल है, क्या कह रहे हैं कि प्राइस डिस्कवरी फ्यूचर के थ्रू कैसे होती है, मैंने आपको पहले भी समझाई थी। मान के चलिए कि 3 महीने का ही फ्यूचर है और अगेन हम रिलायंस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अभी रिलायंस का जो शेयर है वो 2500 पे आ रहा है और उसका जो फ्यूचर है रिलायंस फ्यूचर वो आ गया 2575 पे। रिलायंस के शेयर का प्राइस है 2500, रिलायंस का फ्यूचर है 2575 और एक्सपायरी है 3 महीने में, लेट्स से February 25। तो ये कह रहा है कि February 25 को जो रिलायंस का शेयर प्राइस है वो फ्यूचर प्राइस के इक्वल आ जाएगा। यानी 3 महीने के अंदर रिलायंस में 75 रुपीज़ का अपवर्ड मूव आने वाला है और 3 महीने बाद जब एक्सपायरी होगी तो ये और ये प्राइस दोनों सेम रहेंगे। तो ये क्या कह रहा है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, मिलना। किसका मिलना, कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस का ऑन द एक्सपायरी। ये हो गई। क्यों होगा ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली देखिए डिलीवरी किसकी होगी, रिलायंस के शेयर की होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होना होगा 3 महीने बाद तो डिलीवरी रिलायंस के शेयर की होगी। तो किस प्राइस पे होगी, उसी प्राइस पे तो होगी जिस पे रिलायंस के शेयर का प्राइस सेटल करेगा। और किस प्राइस पे सेटल करेगा, इसलिए तो हमने फ्यूचर बनाया था। फ्यूचर हमने क्या किस लिए बनाया था कि 3 महीने बाद क्या प्राइस होने वाले हैं वो आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं। तो आज जब हमने 2575 डिसाइड कर लिया तो 3 महीने बाद लगभग यही प्राइस होने वाला है। अगर डिमांड और सप्लाई को हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्राइस तो यहीं पे सेटल होना है। तो इसी का यही इसलिए एक स्टेटमेंट बनाई गई, प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर्स प्राइस ऑन द एक्सपायरी। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस इंडिकेट, फॉर इंस्टेंस अगर दिसंबर 23 के अंदर इंडेक्स फ्यूचर
20,100 पे काम कर रहा है, तो व्हाट डज इट मीन? वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय सेइंग दैट द मार्केट एक्सपेक्ट द कैश इंडेक्स टू सेटल एट 20,100। वही बात कह रहा है कि हम यही मान के चलेंगे कि सेटलमेंट जो है 20,100 पे आ रहा है। कब? लास्ट थर्सडे को दिसंबर की, मतलब जो भी एक्सपायरी डे हुआ, यानी ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यही मान के चलेंगे। अकॉर्डिंगली बोथ फ्यूचर्स एंड स्पॉट प्राइसेस कन्वर्ज एट द मैच्योरिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक्सपायरी पे कन्वर्ज कर जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम देयरफॉर there cannot be any difference between these two prices. This is the reason why all futures contract on expiry settle at the underlying cash market price. ठीक है, किस पे सेटल होते हैं? अंडरलाइन कैश मार्केट प्राइस पे सेटल हो जाते हैं। देन फाइनली यूजेस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर किस किस लिए यूज हो सकता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। एक तो हेजिंग के लिए यूज हो सकता है, मैंने आपको बताया था। हेजिंग के लिए हो सकता है, स्पेकुलेशन के लिए हो सकता है, और आर्बिट्रेज दोनों के लिए हो सकता है। जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट है वो अपने अपने तरीके से इसको यूज करेंगे, आर्बिट्रेजर्स। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज्ड टू मैनेज और हेज अगेंस्ट द रिस्क दैट आर इनहेरेंट टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। प्राइस रिस्क इज नथिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है, एक ही हम कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं उसको, और वो है हेजिंग। स्पेकुलेशन तो सिंपल है, या तो बाय कर लो, अगर आप बुलिश हो तो बाय कर लो, और आप बियरिश हो तो शॉर्ट सेल कर लो, बस। स्पेकुलेशन कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं, ठीक है। आर्बिट्रेजिंग पॉसिबल नहीं है फ्यूचर्स के अंदर, ऐसा हम मान के चलते। ये जो फ्यूचर का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, तो ये इस असम्पशन के साथ बनाया गया था दैट आर्बिट्रेजिंग थ्रू इंडेक्स फ्यूचर इज नॉट पॉसिबल। तो अभी ये भी हटा देते हैं, तो हेजिंग की बात कर लेते हैं। तो हेजिंग कैसे होती है, अब ये समझ लेते हैं। हेजिंग का क्या मतलब होता है? रिस्क मिटिगेशन। मैंने आपको ये भी समझाया था, व्हेन यू वांट टू मिटिगेट थ्रू रिस्क, या फिर कुछ भी अनसर्टेन या कुछ भी ऐसा जिससे आपको लॉस आ सके, वो उसको सेफगार्ड करने के लिए आपको, रिस्क मिटिगेशन करने के लिए आपको एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की या फिर हेजिंग टेक्निक की आपको जरूरत पड़ती है। तो रिस्क कितने तरीके के होते हैं हम ये समझ लेते हैं। एक होता है स्पेसिफिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसको आप बोलते हो, जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड ही नहीं कर सकते। स्पेसिफिक रिस्क है, अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिएगा नेचुरल डिजास्टर, अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया या एपिडेमिक आ गया, तो मार्केट में सडन फॉल आएगा ही आएगा, और उस फॉल को हम फैक्टर इन नहीं कर सकते, उस फॉल से हम नहीं बच सकते। तो क्या कहते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइसेस दैट इज यूनिक टू द पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ द कंपनी और इंडस्ट्री। द रिस्क इज इनसेपरेबल फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी। या फिर किसी भी मार्केट के अंदर रिसेशन आना, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन आना, और उस रिसेशन को हम फैक्टर इन नहीं कर सकते। वो किसी भी सडन, मतलब किसी भी वजह से आ सकता है, किसी भी वजह से जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, जिसको आप फोरसी नहीं कर सकते, तो उस तरीके के रिस्क को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिस्क। देन कम्स द अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो आप अवॉइड कर सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम ऑब्सीलेंस हो सकता है, या फिर आपका कोई भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। और ये कैसे बचेगा? आप डाइवर्सिफिकेशन से। जैसे आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने पोर्टफोलियो को, तो यू कैन अवॉइड थ्रू अनसिस्टमैटिक रिस्क। An investor can diversify his portfolio and eliminate a major part of price risk, that is the diversifiable and unsystematic risk. But what is left is the non-diversifiable portion, or the market is called as systematic risk. ठीक है, systematic risk तो सिस्टम की वजह से होता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन अनसिस्टमेटिक और स्पेसिफिक रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे? थ्रू हेजिंग। हम उसको अवॉइड करेंगे। अब लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज क्या क्या कैसी टेक्निक्स होती हैं, ये भी देख लेते हैं। अ लॉन्ग हेज इज अ ट्रांजेक्शन व्हेन वी हैज अवर पोजीशन इन कैश मार्केट बाय गोइंग लॉन्ग इन द फ्यूचर मार्केट। आपने क्या करा? ये एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल यूसेज कुछ है ही नहीं, कि मान के चलिएगा आपने रिलायंस का शेयर भी खरीद रखा है और साथ में आपने फ्यूचर भी बाय कर लिया उसको, तो ये हेज बना ही नहीं। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जीरो है, किसी काम का ही नहीं है। A short hedge is a transaction when the hedge is accomplished by going short in the future. एक्चुअल में यही एक हेजिंग टेक्निक है। अब आपने क्या कर रखा है? मान के चलिए आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, रिलायंस का शेयर आपने 2500 में खरीदा, बाय किया, और साथ में आपने क्या करा? हेज कैसे कर लिया उसको? रिलायंस के शेयर को 25.75 का मिल रहा होगा, आपने उसको सेल कर दिया। अब मान के चलिएगा ये जो 75 रुपीज़ की इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, एक तो आपको ये मिल जाएगी, या तो ये 75 रुपीज़ बढ़ जाएगा और ये 75 पे ही रहेगा, या फिर ये 75 घट जाएगा। तो देर बाय यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज़। एनी हाउ 75 रुपीज़ का एक प्रॉफिट आपको हो जाएगा, प्लस अगर वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी, तो आपको वो डिविडेंड भी मिलेगा।
तो ऐसे आपको दो चीज़ों का बेनिफिट हो जाएगा हेजिंग की तरफ। देन कम्स क्रॉस हेज। क्रॉस हेज मान के चलिएगा आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, अगेन 2500 पे बाय किया, लेकिन आपने उसको हेज किससे कर लिया? रिलायंस की कंपटीटर कौन है? मान के चलिए ओएनजीसी। आपने ओएनजीसी का जो फ्यूचर है वो सेल कर दिया कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो ओएनजीसी ज़्यादा तेजी से नीचे जाएगी, रिलायंस कम जाएगी जरूर। मान के चलिए कोई भी एनर्जी इंडेक्स है या ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो गिर रही हैं, उनके शेयर गिर रहे हैं, कोई भी न्यूज़ आ गई या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई जो पूरे सेक्टर के नेगेटिव है, तो रिलायंस का शेयर भी गिरेगा, ओएनजीसी भी गिरेगा, लेकिन ओएनजीसी ज़्यादा गिरेगा, तो आपने ओएनजीसी से उसे हेज कर लिया। तो क्या करें? When one uses index future to hedge against the market risk, he is essentially establishing a cross hedge. बस ये क्या कह रहा है? ओएनजीसी की जगह और आपने इंडेक्स से कर लिया या फिर निफ्टी से कर लिया, आपने इसको निफ्टी फ्यूचर से हेज कर दिया और निफ्टी फ्यूचर आपने सेल कर दिया। ठीक है, सिंपल है। दूसरे एसेट से आपने दूसरी किसी कंपनी से या दूसरे एसेट से आपने उसको हेज कर दिया, सिंपल। देन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर्स मार्केट, क्या कह रहे हैं? पॉसिबल कैसे है देखते हैं। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज रेफर्स टू अ लॉन्ग पोजीशन इन द कैश एंड अंडरलाइंग मार्केट एंड अ शॉर्ट पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, सिंपल है। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, वही शॉर्ट है, रिलायंस का शेयर आपने बाय करा, साथ में रिलायंस का फ्यूचर आपने सेल कर दिया, तो आपका आर्बिट्रेज हो गया। बहुत कॉमन टेक्निक है और काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेज भी ये करते हैं, जिसको हम आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। तो मोस्टली इसी एक ही तरीके का यहाँ पे आर्बिट्राज होता है। आप फ्यूचर को सेल मारो और आप शेयर्स को बाय कर लो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट एडजस्ट हो जाती है और आपको प्रॉफिट हो जाता है, प्लस डिविडेंड भी मिल जाता है। देन रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रेफर्स टू अ लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट एंड अ शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट। ये तब पॉसिबल होता है व्हेन फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। फ्यूचर एट डिस्काउंट जब होते हैं, या फिर आपका जो बेसिस है वो पॉजिटिव हो। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, जब बेसिस आपके पॉजिटिव हो तब आपको रिवर्स कैश एंड कैरी करना चाहिए। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम शॉर्ट पोजीशन एक शेयर के ऊपर इंट्राडे के अलावा शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते। आप डिलीवरी में उसको शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते, आप इंट्राडे में ही शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, डिलीवरी में पॉसिबल नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अगेन है नहीं, वैलिडिटी नहीं है, प्रैक्टिकली वैलिड नहीं हो पाएगा। देन एक्सचेंज आर्बिट्राज, वो भी बहुत सिंपल है। ये मान के चलिएगा एनएससी और बीएससी इंडिया में दो एक्सचेंज है। एक जगह जो है निफ्टी का प्राइस आ रहा है 21,000 और एक जगह आ गया 21,010 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे बाय कर लोगे और यहाँ पे सेल कर दोगे, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, सेम ही एसेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सचेंज आर्बिट्राज। ठीक है, that's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.